हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पे एक हेडिंग देख रहे हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय पार्ट 1, इकोनॉमी जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 1। हम इस वीडियो के मार्फत से आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में नहीं बताएंगे, अर्थव्यवस्था को एक सामान्य विषय के रूप में नहीं बताएंगे, ताकि आप उन अर्थव्यवस्था के नीरस शब्दों, तथ्यों, डाटाओं को याद करें और भूल जाएं। हम अर्थव्यवस्था को इतिहास, राजनीति से जोड़ करके उन तथ्यों और डाटाओं के साथ समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई राष्ट्र अपने अर्थव्यवस्था को जब सुधार करता है तो किन किन चीजों को समाहित करता है और उन चीजों को समाहित करने में क्या क्या शक्तियां कार्य करती हैं। इसके अलावा पूर्व इतिहास का मतलब जब राष्ट्र राज्य शुरू हुए उससे पहले के इतिहासों में अर्थव्यवस्था के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इतिहास में कैसे इन चीजों को आप समझेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो उसमें क्या क्या कारक होते हैं और यदि वो कमजोर होती है तो राष्ट्र कैसे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि अर्थव्यवस्था का मूल अध्ययन करने का तरीका क्या होना चाहिए। एकदम सिंपल वे बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले परिचय क्या होता है ये आपसे हमने पहले जिनको पढ़ाया था उनके लिए हमने कुछ चीजें को क्या कहते हैं मार्क कर रखा है। सबसे पहला कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशंस में सुधार के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ यानी कि मुद्रा अथवा धन को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय हुआ। यहाँ तीन चीजें ध्यान रखेगा। मैंने पूरा बॉडी अपना हटा दिया है स्क्रीन से, सामने आप स्क्रीन पे देखिए। अर्थव्यवस्था को जब भी आप पढ़ेंगे तो तीन चीज जरूर होगा। पहला, राष्ट्र, यानी कि जब तक कोई सिस्टम नहीं हो, वर्किंग सिस्टम नहीं हो तो अर्थव्यवस्था भी नहीं होगा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को चलाने वाला सिस्टम है, देश है। तो अर्थव्यवस्था किसी देश के बिना कोई मतलब उसका नहीं। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था तो पहला राष्ट्र होगा। इस राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो अपने नागरिकों को, तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है? नागरिक। अपने नागरिकों को क्या उसको करना है? सामाजिक आर्थिक स्थिति। तीसरा क्या है? सामाजिक और आर्थिक। यहाँ दो चीज है, सामाजिक अलग है, आर्थिक अलग है। किसी किसी देशों में देखिएगा कि आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची होती है लेकिन वहां पे समाजों में उस तरह से समायोजन नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्लैश बना रहता है। अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, दोनों में। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कौन सा अनुच्छेद लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हैं, क्योंकि संसाधन है तो समुचित नियोजन ही होगा, ये चलेगा। अर्थ यानी कि मुद्रा धन को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे चौथा चीज है धन, और यह सबसे बड़ा चीज है। आपसे पीसीएस के सवालों में यही से सवाल पूछ लेगा, ग्रेजुएशन स्तर के जो परीक्षाओं में जाएंगे यहीं से सवाल पूछ लेगा कि इसमें ये सब चीजें शामिल हैं, आप इसमें अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में किसे नहीं मानेंगे। आप तो याद करके जाएंगे तो भूल जाएंगे, कैसे समझे? बिल्कुल आसान। आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? आपके पिताजी जब नौकरी करके महीने के 30 तारीख को पैसा कमाते हैं या अन्य किसी भी विधि से पैसा कमाते हैं तो उनका मूल उद्देश्य होता है कि आपके भाई बहन की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्नत हो। समाज यानी कि पैसा जब कमाए तो उनका समाज में स्थिति बढ़े, और साथ ही आप में वो संसाधनों को झोंकते हैं, जैसे आपको पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं, आपको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य नहीं होता है कि आप सीखे समझे। मूल उद्देश्य होता है कि आने वाले समय में भी आप सरवाइव कर सकें। और इसे ही देश भी करता है। जैसे देश शिक्षा पे खर्च करता है, विज्ञान में खर्च करता है, क्या कहते हैं, आपका बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करता है। तो सब खर्च इसलिए नहीं किए जाते हैं कि बच्चा खूब पढ़े, इसलिए खर्च किए जाते हैं कि बच्चे जो हैं भविष्य होते हैं और भविष्य हमारा सुदृढ़ हो, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े और फिर देश समृद्ध हो। यही चीज यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था में भी काम करती है। आप अर्थव्यवस्था को अपने घर से समझ सकते हैं। एक राष्ट्र यानी कि पिताजी, नागरिकों की यानी कि घर के पूरे क्या कहते हैं सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब पैसा जब आएगा तो समाज में, घर में, गांव में आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और
सुधार के उद्देश्य से पैसा का केंद्र में रखकर, अब चूंकि पिताजी आपका पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा ही केंद्र में होगा। कितना पैसा हमको शिक्षा में खर्च करना है, कितना पैसा हमको बच्चों के कपड़ों में खर्च करना है, कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि आगे आने वाले समय में वो पैसा फलित हो। जैसे आपके घर पिताजी चलाते हैं, वैसे ही वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं, या कोई जो सिस्टम है देश को चलाता है। भूलने का इसमें कुछ है ही नहीं, सब याद रहेगा, बस आप खुद उसमें बैठ के देखिए। अब है अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक्स है। तो ये इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एक शास्त्रीय चीज है, किताबी चीज है। क्या कहता है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार, तीन चीजें हैं, व्यक्ति, समाज और सरकार। हमने अभी पिताजी का उदाहरण दिया, तो अर्थशास्त्र में पिताजी हमारे यही सीखेंगे, कोई व्यक्ति, कोई समाज और सरकार इस प्रकार अपने सीमित संसाधनों, संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, धरती पर संसाधन हमेशा सीमित ही होते हैं, द्वारा अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या करते हैं। असीमित संसाधन सीमित है, इच्छा असीमित है, और इसके बीच को कैसे, इस दूरी को कैसे पाटा जाए, अर्थशास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है नहीं जी। चलिए आगे की चीजों को फटाक से देख लेते हैं, लेकिन आप खुद से एक बार अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अपने शब्दों में नोट बनाएंगे। अब इसमें संबंध को देखेंगे, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। परिभाषा लिखा हुआ है, व्यवहारिक बता देते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ सैद्धांतिक बातें, लिखा हुआ बातें, और अर्थव्यवस्था मतलब हो गया उसका प्रयोगात्मक बातें। इसको ऐसे समझिए कि आप क्रिकेट खेलने वाले हैं, आपने क्रिकेट पर लिखी हुई किन्हीं की पुस्तक पढ़ी, फ्रंट पर कैसे खेलें, बैक पर कैसे खेलें, छक्का लगाएं तो सिर कितना डिग्री होना चाहिए, हाथ का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, ये जब आप पढ़ते हैं तो इसको अर्थशास्त्र कहा जाएगा। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं, अब बॉल कितना स्विंग करके आएगा, कैसे आएगा, उस समय जो आप कार्य करते हैं उस बॉल के परिप्रेक्ष्य में, उसे अर्थव्यवस्था कहा है। यानी कि सैद्धांतिक बातें जहां लिखी, जो सिर्फ लिखी हुई हैं, वो अर्थशास्त्र में होती हैं। जब आप उन सैद्धांतिक बातों को व्यवहारिक पहलुओं में या किसी व्यवस्था में उतारते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिचय देख लीजिए, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में संबंध सामान्यतः सिद्धांत एवं अभ्यास के रूप में। सिद्धांत एवं अभ्यास, यदि कोई सिद्धांत लिखा हुआ है तो अर्थशास्त्र में आता है, और उसे अभ्यास के रूप में लाया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में आता है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो इससे प्रश्न बनते हैं, यहीं से प्रश्न आपको बार बार पूछे हैं, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कि हमने पहले ही वीडियो में बोला था कि समझना ज्यादा है, याद कम करना है। दूसरा, कुछ मेहनत आप भी कीजिए, सब हम ही करेंगे तो हमको थोड़ी परीक्षा देना है, ठीक है। मेरा काम है बताना, इस स्तर से बताना जहां से आप सोचना शुरू करें। अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन, व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक सिनेमा क्या होता है हम बता देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए अब हम पिताजी के बात पर आते हैं, जो हमने कहानी के शुरू में बताया था। आपके पिताजी पैसा कमाए, जब पैसा कमाएंगे पिताजी तो ये सोचेंगे कि आज हम अपने बच्चे के लिए कौन सा खिलौना ले जाएं जिससे वो खुश होगा, आज हम अपनी पत्नी यानी कि आपकी माँ के लिए कौन सा उपयोगी चीज ले जाएं जिससे उनके उपयोग में भी हो, घर को फायदा भी हो। आप कलम जब ले जाएं, छोटे छोटे कलम ले जाएंगे तो कितना कलम ले जाएं ताकि 1 महीना काम चल जाए, ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। कितना सामान छोटा सा हम ले जाएं कि मेरा घर परिवार का पूरा खर्चा निकल जाए। तो जब किसी व्यवस्था में आप छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इसमें छोटे छोटे आर्थिक मुद्दे होते हैं, ठीक है। यदि कोई कंपनी इसी कुछ करेगा तो कंपनी ये देखेगा कि हम अपनी चीजों को कैसे, कीमतों को कैसे निर्धारित करें कि सामान मेरा बिक जाए। एक दुकानदार सुबह से उठ के क्या करता है, सुबह से उठ के यही काम करता है कि कैसे हम मैक्सिमम सामान को बेच दें। ये माइक्रो में, किस में आता है, माइक्रो में, सूक्ष्म में आता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब इस चीज को यानी कि माइक्रो को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। पहला, उपभोक्ता, उपभोक्ता
क्या होता है? उपभोक्ता, यानी कि उपभोग करने वाला। दूसरा होता है उत्पादक व्यवहार, उत्पादक व्यवहार व्यवहार और तीसरा होता है कीमत। ये तीनों का एक सिद्धांत होता है, उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। ये तीनों इस व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल होते हैं। अब इसको फिर से समझें, फिर से समझ के आते हैं। कहीं किसी माने तो किताब वाला बात हो गया, नहीं, हमने पहले बोला किताब वाला बात नहीं बताएंगे। आपने जो लोग पटना में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पे देखिएगा कि कपड़े दुकान वाले क्या करते हैं कि सामने में एक ठेला लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? ठेला। अब ठेला लगा करके आधा दिन तक के बैठ के बेचते रहेंगे। 12 बजे से शुरू करते हैं, 5-6 बजे तक वो लोग बेचते रहेंगे। 6 जब बजेगा तो उसमें से 4 आदमी उठेगा और उपभोक्ता को पकड़ेगा। उत्पादक को तो हटा दीजिए, कीमत को छोटा कर देगा। अब वो 4 आदमी लेगा, कपड़े हाथ में घुमाना शुरू करेगा, 10 में 4, 10 में 4, 10 में 4, 10 में 4। याद रखिए, ये माइक्रो में ही है, सूक्ष्म में ही है कि हमको दिन भर में निकाल देना। अब उस दुकान वाले को ये पता है वहां पे कि हम कीमत को थोड़ा सा नीचे करेंगे, 10-5 रुपया थोड़ा सा नीचे करेंगे, एक माहौल बनाएंगे तो मेरा सामान बिक जाएगा। यानी कि सामान को, उत्पादन को, अपने उत्पादन को उपभोक्ता के पास उस कीमत में पहुंचा देना जहां से हमारा फायदा भी बना रहे और ट्रांजैक्शन भी हो जाए, यानी कि ट्रेड भी हो जाए, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें 3 चीजें सिद्धांत होते हैं, उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। और इन्हीं से आपसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसका एक चार्ट होता है। चार्ट मतलब कि माइक्रो में कौन आएगा, मैक्रो में कौन आएगा। तो चार्ट आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर देख सकते हैं। यहाँ पे उस चार्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। चार्ट आप चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, चार्ट तो ऐसे भी बन जाएगा। अब आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक थे वो अल्फ्रेड मार्शल थे। कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में एक किताब लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने इसका क्या कहते हैं, आपका सिद्धांत दिया। फिर से रिमाइंड करा दूं, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में उन चीजों को भी समझेंगे जो किसी देश को, किसी सिस्टम को, किसी व्यवस्था को प्रभावित कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो कब आया? 1890-60 के आसपास आया था। 90 में इन्होंने सिद्धांत दिया। क्या उस दौर में दुनिया में आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हो रहे थे? क्या उस दौर में ब्रिटेन अपने सामान को दूसरी जगह बेचने के लिए प्रयासरत था या नहीं था? तो स्पष्ट बात था। तो जब हम अपने सामान को दूसरी जगह बेचेंगे तो बेचने के लिए कुछ न कुछ तरीके होते हैं। ठंडा मतलब, आप टीवी पर प्रचार देखते हैं, ठंडा मतलब क्या है? ये चीजों को बेच देने का बेहतर तरीका है। और इन्हीं चीजों का अध्ययन इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। आप गौर से देखिएगा कि इसके बाद, यानी कि इस दौर के बाद 1860, 70, 80 के बाद पूरी दुनिया में वही था कि सामान को कैसे उपभोक्ता तक पहुंचा देना। उसीलिए मध्यम वर्ग को बनाया भी गया, क्योंकि मध्यम वर्ग ही कंज्यूम करेगा किसी चीज को तो बनेगा। इसे इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। आप रट्टा मार के पढ़िएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। बृहद अर्थशास्त्र मतलब जिसमें बड़े पहलुओं पर चर्चा होता है। बड़ा पहलू मतलब क्या क्या बड़ा पहलू होगा? जैसे रोजगार, मौद्रिक नीति इत्यादि जैसे जो मामले होते हैं वो माइक्रो में आते हैं। अब फिर घर वाला उदाहरण पढ़ाते हैं, पिताजी ने आपको कलम खरीद के दे दिया, 2 हाथ लगा के पढ़ा भी दिया, ये सब कर दिया, लेकिन पिताजी ये भी बैठ के सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ बैंक में पैसा फिक्स कर दें, हम अपने बच्चे को पीजी तक पढ़ाएंगे या इंजीनियरिंग IAS वाईएएस बनाएंगे, या ये भी सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए 2-4 कट्ठा खेत खरीद के रख दें। तो ये सब जो बातें, बड़ी बड़ी बातें जो सोची जा रही है वो किस में आता है? समष्टि अर्थशास्त्र में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बृहद अर्थशास्त्र है, तो इस चीज को याद रखिएगा, याद नहीं रहता। समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक थे जॉर्ज मेनार्ड कीन्स थे। क्या थे? कीन्स थे। इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी थी, ठीक है, जनरल थ्योरी। उसमें इन्होंने बृहद अर्थशास्त्र को बनाया था। अब क्यों बनाए? सवाल तो ये होता है कोई भी चीज घटना हुई तो क्यों हुआ? हुआ है कि 1929 में आर्थिक महामंदी आ गया।
क्योंकि पूरी दुनिया में सब जिसको जैसे मन था सामान बेच रहा था, आ गया आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी आया तो पूरी दुनिया की सरकारें बैठ के सोचने लगी। तो इन्होंने सिद्धांत दिया कि देखिए ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में सरकारों के पास थोड़ा लगाम होना चाहिए, ताकि वो चीजों को बहुत ज्यादा न बिगड़ने दे। हालांकि जब आप आर्थिक महामंदी को पढ़ेंगे अमेरिका के, तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे चीजों को जानबूझ के गुब्बारे की तरफ फुला दिया गया। सरकारें जो थी आंख मुने हुई थी, जब गुब्बारा फूटा तो परकच्चे हो गए अर्थव्यवस्था के, लोगों के जीवन स्तर के। मैंने पहले ही परिभाषा में पढ़ा था कि यदि अर्थव्यवस्था गिरेगी तो किसी भी देश के नागरिक के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अवनति होगा। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था उभरेगी तो किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति में उभार होगा, और अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य यही। तो ये तो था सिद्धांत बात। हमने बोला था कि लास्ट में आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स से आप इतिहास और भूगोल को कैसे समझेंगे। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं और 3 शब्द लिखते हैं, और इन 3 शब्दों से महज 1 मिनट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कोई राष्ट्र ताकतवर बन जाता है, कोई समाज ताकतवर बन जाता है। और ये चीज भी हमने सीखा है, समझा है, और इस चीज आपको बताने का प्रयास है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, तीसरा हम लिख देते हैं उपभोग। कोई भी चीज उत्पादित होगा तो उपभोग होगा। उसी बीच में एक तो होता है वितरण। कोई चीज उत्पादित हुआ, वितरित होगा, उपभोक्ता तक। कोई भी चीज उत्पादित हुआ, वितरित हुआ, उपभोक्ता तक। जब कोई देश, समाज या वर्ग इनमें से किसी एक पर कंट्रोल करता है, वही ताकतवर होता है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि कोई तीनों पर कंट्रोल कर ले। ऐसा प्रयास सब करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा जल्दी हो नहीं पाता है। हालांकि विश्व बैंक या बड़े बड़े जो ये सब बनाए गए हैं, वो इसी तीनों पर कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा कि अंकल सैम यानी कि अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को अब उसके घर से उठा लिया। क्यों उठा लिया? माना जाता है कि लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च अमेरिका ने इस पर किया। 600 करोड़। ये डाटा अलग अलग हो सकता है। हमने जो पढ़ा, सुना, समझा वो लिख दिया। कोई पैसा से पूछा थोड़ी है कितना खर्चा किया। 600 करोड़ रुपया खर्च किया। क्यों किया गया? उत्पादन पे और वितरण पे कंट्रोल करने के लिए। उत्पादन पे और वितरण पे कंट्रोल करने के लिए अंकल सैम पिछले 70-80 सालों से क्या कर रहे हैं? तेल पे, उन तेल के उत्पादन पे और वितरण पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा। ताकतवर बने हुए। अब इससे थोड़ा सा पहले की स्थिति में जाइए। इंग्लैंड ने क्या किया? उत्पादन पे और वितरण पे कंट्रोल कर लिया। 400 साल तक दुनिया का सिरमौर बना रहा। उससे पहले भी जाइए, अरबियन जो थे, अरबियन जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया? मौसमी हवाओं को सीख लिया और उन्होंने वितरण को कंट्रोल कर लिया। एशिया से यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के वितरण को अरबों ने कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया पे छा गए। एकदम सिंपल सी बात है। जब कोई देश बहुत ताकतवर होता है, जब कोई राज्य साम्राज्य बहुत ताकतवर होता है, तो आप ये पकड़िए कि उसका अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में उनका इन 3 चीजों में किस पर कंट्रोल था। जिसका इन 3 चीजों में 2 पर कम से कम कंट्रोल है, वो धरती का सबसे ताकतवर देश या वर्ग रहेगा। अब भारतीय संदर्भ में हमें से अधिक लोग जो होते हैं भारत में, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। जाति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जाति के अंदर जाति है, समाज के अंदर समाज है। कभी भी आप जब बैठ के सोचेंगे तो आप ये देखिएगा कि हमारे देश में कृषि और कृषि से के अलावा अन्य जो चीजें हैं उसमें यही 3 चीजें आती हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। क्या किसी भी वर्ग का इन तीनों चीजों में से किसी पर कंट्रोल है? हमारे देश में कुछ एलिट वर्ग है, उस एलिट वर्ग को देखिएगा, इस वितरण पे कंट्रोल होता है। कोई वर्ग जो है वो उत्पादन पे कंट्रोल है, किसी का उपभोग पे कंट्रोल है। हालांकि उपभोग पे कंट्रोल थोड़ा अव्यवहारिक हमें लगता है, पढ़ने को तो है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नहीं होता। हमारे देश में आप जिन्हें भी ताकतवर वर्ग कहेंगे उनका इन दोनों पे कंट्रोल रहेगा। और ये देश की बात नहीं,
मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का नियम है कि जिस किसी भी वर्ग का, जिस किसी भी देश का, जिस किसी भी सिस्टम का, सिस्टम मतलब कोई कंपनी का, इन दोनों में से, तीनों में से कम 2 पर कंट्रोल है तो सबसे ताकतवर रहेगा, चाहे आप उसको जो करते रहे। हाँ, तो फिर उपभोग कहां से आएगा? अब उपभोक्ता ये कह सकता है कि हम ये चीज नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि उपभोक्ता का वर्ग बहुत बड़ा होता है तो टूट सकता है, इसका वर्ग छोटा होता है तो टूट नहीं जल्दी सकता। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, इन सब चीजों के बृहत लेख के रूप में आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जा सकते हैं, जिसका पता यानी कि वहां तक पहुंचने का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द ओमेगा ब्लॉग पोस्ट के नाम से है, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर से आग्रह कर लूं आपसे, चीजों को आप अपने ढंग से बेहतर से समझिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।